हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेज। कुछ प्राकृतिक संसाधन वाला चैप्टर हमने चालू कर रखा था और लगभग ऐसे मैं बोलूँ तो ये चैप्टर आपका जो 50% कंप्लीट हो चुका है। कुछ मेन टॉपिक इस चैप्टर के अंदर बचे हुए हैं, जो रिमेनिंग पार्ट है वो भी हम कर लेते हैं। तो जो पिछला लेक्चर है, पिछले वीडियो है, उसकी अगर मैं बात करूँ तो हमने पढ़ा था वन संरक्षण। वन संरक्षण का अर्थ क्या होता है, वन संरक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं और वन संरक्षण से हमें क्या क्या लाभ मिलता है, ये सब चीजें हमने डिस्कशन कर लिया था। और वीडियो को एंड किया था वन संरक्षण के उपाय, कि हम वन संरक्षण का उपाय कैसे कर सकते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर वही है, वन संरक्षण के उपाय, मतलब वन संरक्षण को किस तरीके से बचाया जा सकता है। तो कहने का मतलब यही है, जिस चीजों से वनों को नुकसान हो रहा है, जिन चीजों से वनों को क्षति पहुंच रही है, क्यों ना उन चीजों पर बैरियर लगा दिया जाए, थोड़ी सी सख्ताई बरती जाए, थोड़ी सी वनों के खिलाफ या वनों के लिए क्या बनाया जाए, कानून बनाया जाए, उस कानून की पालना की जाए। हमें भी थोड़ी सी जन चेतना जागृत करनी चाहिए, ठीक है। थोड़ी सी अपनी होने वाली गतिविधियों पर रोक लगा दे, या थोड़ा सा सजग होने की जरूरत है वन संरक्षण को बचाने के लिए या वनों को सेव रखने के लिए, क्योंकि वन हमारी प्राकृतिक धरोहर है, ठीक है। वन एक वास्तविक और आनुवंशिक धरोहर है जो आगे से आगे पीढ़ियों तक काम आएगी। तो चलो देखते हैं इस लेक्चर के अंदर कि कैसे वन संरक्षण के उपाय किए जा सकते हैं, किस प्रकार वन को कंजर्व किया जा सकता है, वनों को बचाया जा सकता है। कम से कम 8 या 9 पॉइंट है, तो पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं। पहले तो मैं एक काम करता हूँ, जितने भी पॉइंट्स हैं वो मैं एक बार लिख देता हूँ, फिर उन पॉइंट के अकॉर्डिंग मैं आपको अंडरस्टूड करता हूँ या समझाता हूँ। देखो वन संरक्षण के उपाय में जो सबसे पहला पॉइंट है, जो फर्स्ट पॉइंट है, वो ये है कि वृक्षारोपण। इजी पॉइंट है, और आप भी ध्यान रखना, जो भी थ्योरी वाले चैप्टर होता है ना, चाहे आप साइंस में पढ़ो चाहे एसएसटी के अंदर पढ़ो, थ्योरी वाली जितनी भी बड़ी बड़ी थ्योरी आती है, तो उस थ्योरी के अंदर आप पॉइंट निकाल लो। एक बहुत बड़ा पैराग्राफ है तो उसमें से 7 या 8 पॉइंट बना लो, एक पॉइंट निकाल लिया ना, तो फिर उस पॉइंट को पढ़कर समझकर आप उसका वर्णन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन कर सकते हो उसका। तो पहला पॉइंट यही है, वृक्षारोपण एवं वनों की कटाई। वृक्षारोपण एवं वनों की कटाई का समान अनुपात, समान अनुपात। एक बार लिख देता हूं, फिर सीक्वेंस के साथ समझाता हूं वन बाय वन। वृक्षारोपण एवं वनों की कटाई का समान अनुपात। सेकंड पॉइंट है, जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि वनों में आग लगने की प्रक्रिया पर विशेष बल देवे, ठीक है। निरीक्षक ग्रहों की स्थापना करे, निरीक्षण ग्रह की स्थापना। तीसरा पॉइंट यह है कि जैव विविधता, बिल्कुल इजी पॉइंट है, आपको भी याद हो जाएंगे ऐसे कैसे। जैव विविधता वाले पादपों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, तथा एक समान या एक रूपता वाले पादपों को द्वितीयक प्राथमिकता। ये सेकेंडरी ऑब्जर्वेशन किया जाना, समझा दूंगा अभी। कितने पॉइंट हो गए? 3 पॉइंट। नंबर 4, रोगग्रस्त पादपों का समय समय पर निरीक्षण करना चाहिए, ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। नंबर 4। नंबर 5, पहला तो क्या है, वृक्षारोपण और वनों की कटाई का समान अनुपात होना चाहिए। वनों में आग लगने की प्रक्रिया पर विशेष बल दिया जाना चाहिए, ठीक है। वनों पर आग लगने की प्रक्रिया पर विशेष बल या रोक लगानी चाहिए आग लगने वाली प्रक्रियाओं पर। जैव विविधता वाले पादपों को प्राथमिकता, एक रूपता वाले पादपों को सेकेंडरी प्रायोरिटी या द्वितीयक प्राथमिकता मिलनी चाहिए। रोगग्रस्त पादपों का समय समय पर निरीक्षण करना चाहिए। नंबर 5,
लोगों में वनों के प्रति जन चेतना जागृत करनी चाहिए। नंबर 5 ये है सामाजिक वानिकी को बढ़ावा। सामाजिक वानिकी को बढ़ावा मिलना चाहिए। 7 वनों से प्राप्त होने वाले ईंधनों के स्थान पर वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों का उपयोग करना चाहिए। नंबर 8 वन संरक्षण के नियमों की पालना करनी चाहिए। ऐसे कुल मिलाकर कितने पॉइंट्स हो गए? 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। पॉइंट नंबर 9 झूम खेती पर रोक लगनी चाहिए। और फाइनली जो 10वां पॉइंट है वो ये है कि 10 पॉइंट जो है बहुउद्देशीय परियोजनाओं पर रोक लगनी चाहिए। ये लो, कितने पॉइंट हो गए? 10 पॉइंट। देखो ध्यान से ऑब्जर्व करो। वन संरक्षण के उपाय कितने बताए मैंने? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो 1 बाय 1 पढ़ते हैं, एक एक का डिस्क्रिप्शन करता हूं, चलता हूं, समझ में आता जाएगा। तो 10 पॉइंट है, ये तो मैंने पॉइंट बना दिए जो आप ऐसे याद कर सकते हो। वृक्षारोपण और वनों की कटाई का समान अनुपात होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है वनों में आग लगने की प्रक्रिया पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। क्यों आग क्यों लग रही है? जैव विविधता वाले पादपों को प्राथमिकता और एक रूपता वाले पादपों को द्वितीयक प्राथमिकता मिलनी चाहिए, यानी कि पहले इन प्लांट को बचाना चाहिए। नेक्स्ट, रोगग्रस्त पादपों का समय समय पर क्या करना चाहिए? निरीक्षण करना चाहिए, ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। लोगों में वनों के प्रति जन चेतना जागृत करनी चाहिए। सामाजिक वानिकी को बढ़ावा मिलना चाहिए। वनों से प्राप्त होने वाले ईंधनों के स्थान पर वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों का उपयोग होना चाहिए। वन संरक्षण के नियमों की कड़ी पालना करनी चाहिए। झूम खेती पर रोक और बहुउद्देशीय परियोजनाओं पर भी क्या होना चाहिए? रोक। ऐसे कुल मिलाकर ये 10 पॉइंट्स है। अगर इन 10 पॉइंट्स को हम फॉलो करते हैं, अगर इन 10 पॉइंट्स के ऊपर हम विशेष ध्यान देते हैं, तो काफी हद तक हम वनों को विनाश को बचाया जा सकता है या वनों का विनाश होने से रोका जा सकता है। देखो हालांकि काफी हद तक तो आप इन पॉइंट्स को समझ भी गए होंगे, फिर भी एक बार और डिस्क्रिप्शन कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है? वृक्षारोपण एवं वनों की कटाई का समान अनुपात। कहने का मतलब ये है, वृक्षारोपण आप जानते हो, और वृक्षारोपण का मतलब होता है पेड़ लगाना। वृक्षारोपण का मतलब वन लगाना, पेड़ लगाना या जंगल के क्षेत्रफल को बढ़ाना। तो ये पेड़ लगाने की दर आपकी ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ वनों की कटाई का समान अनुपात, और समान की तुलना में देखा जाए ना, तो कहने का मतलब ये है, अगर आप पेड़ काट रहे हो ना तो पेड़ लगाओ भी। अगर आपने एक पेड़ काटा है, हालांकि अगर अकॉर्डिंग टू रूल चले ना, या फिर वन संरक्षण के उपाय को और भी अच्छे तरीके से फॉलो करें, तो एक पेड़ काटने पर आपको 3 पेड़ लगाने चाहिए। तो वो तो समान अनुपात नहीं हुआ, वो तो 3:1 हो गया। 3 का मतलब है वृक्षारोपण, 1 का मतलब है वनों की कटाई। और वनों की कटाई अगर जरूरत पड़े तो इमरजेंसी के अंदर अगर वन काटे जा रहे हैं तो वन लगाने भी पड़ेंगे, पेड़ काटे जा रहे हैं तो पेड़ लगाने भी पड़ेंगे। यह अनुपात समान होना चाहिए। एक पेड़ काटकर 3 पेड़ लगाना ये तो बस की बात नहीं है, या फिर इतना तो हम फॉलो भी नहीं कर सकते, लेकिन एक एवरेज रेशियो तो लेकर चल सकते हैं ना, कि अगर एक पेड़ काटा जा रहा है तो फिर 1 पेड़
लगाओ भी, ऐसे उनकी मात्रा क्या बनी रहेगी, बराबर बनी रहेगी। ठीक है, ना तो वनों में कमी आएगी या फिर ना वन ज़्यादा बढ़ पाएंगे, इस प्रकार इनकी मात्रा क्या रहेगी, समान रहेगी। तो समझ गए होंगे पहला पॉइंट यही है कि अगर वनों की कटाई हो रही है ना, तो उसी अनुपात में आपको वृक्षारोपण भी करने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, वनों में आग लगने की प्रक्रिया पर विशेष बल। वनों में आग लगने की प्रक्रिया पर विशेष बल, जैसे मान लो जंगल में कई प्रकार की आग लग जाती है, तो एक चीज और नोटिस कर लेना, जंगल के अंदर या जंगलों में जो आग लगती है, वन की जो आग होती है, वो आसानी से बुझ भी नहीं पाती। एक बार अगर जंगल में आग लग गई ना, तो फिर वो पूरा जितना भी सूखा क्षेत्रफल है, जंगल के अंदर जितनी भी सूखी लकड़ियां या सूखे पादप है, वो सब जल जाएंगे और उसको बुझाना पॉसिबल भी नहीं है। वहां पानी लेके कौन पहुंचेगा, फायर ब्रिगेड भी इतनी जल्दी नहीं पहुंच सकते, जब तक वो पहुंचेंगे बुझाएंगे तब तक तो आग बहुत दूर तक जा चुकी होगी। तो आप इस चीज का विशेष ध्यान रखें। आप किसी भी नेशनल पार्क में, नेशनल सेंचुरी में या किसी भी ऐसे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एरिया के अंदर आप जाते हो, तो आप इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि वहां पर किसी भी प्रकार का इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस या ज्वलनशील पदार्थ का उपयोग ना करें। ठीक है, ऐसा नहीं कि माचिस जलाई हो, जलती माचिस सूखी घास पर फेंक दिया, आग लग सकती है। तो ये चीज क्या हम ध्यान नहीं रख पाते कई बार। ठीक है, हम घूमने में या अपनी मौज मस्ती में या अपने स्वार्थ में कई बार इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि इस चीज का ध्यान नहीं रह पाता, और किसी ना किसी प्रकार के कोई ज्वलनशील मैटर या कोई जलती हुई माचिस कुछ भी ऐसे फेंक देते हैं, तो होता क्या है, जंगल में आग लग जाती है। तो इसीलिए जो सेकंड पॉइंट है ना, इस पर विशेष ध्यान दिया गया है कि अगर वनों में आग लगने की प्रक्रिया होती है, फिर भी मान लो किसी कारणवश आग लग जाती है, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखा जाए। और विशेष ध्यान कैसे रखा जाएगा, वहां पर जगह जगह निरीक्षण गृह बनाए जाए, जगह जगह पर ऑब्जर्वेशन हाउस बनाए जाए, वहां पर एक मेंबर स्थापित किया जाए। वो मेंबर इस चीज का क्या रखें, ध्यान रखें कि कहीं पर ऐसी कोई गतिविधि, ऐसी घटना तो नहीं हो रही ना कि जिसकी वजह से वन में क्या लग पा रही है, आग लग पा रही है। तो इस चीज का गवर्नमेंट भी ध्यान रखती है और इस चीज का हमें सेल्फ भी ध्यान रखना पड़ेगा। और ये सच में बहुत विशेष पॉइंट है, सच में सोचने लायक बात है कि अगर एक बार जंगल में आग लग गई ना, तो फिर उस पर काबू पाना पॉसिबल नहीं है। तो स्ट्रिक्टली इस रूल को फॉलो करें आप। नंबर 3, जैव विविधता वाले पादपों को प्राथमिकता, एक रूपता वाले पादपों को द्वितीयक प्राथमिकता। प्राथमिकता मतलब है जैव विविधता वाले पादप, एक ऐसा विशेष क्षेत्र, एक ऐसा संरक्षित क्षेत्र जहां पर पेड़ पौधों की ज्यादा प्रजातियां हो, मतलब एक विशेष क्षेत्र में अलग अलग टाइप के पेड़ पौधे मिलते हो। जैसे मान लो हमारे पास 2 एरिया है, एक एरिया ये, एक एरिया में तो अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे हैं, एक ऐसा एरिया है जहां पर एक ही प्रकार के पेड़ पौधे हैं। तो ज्यादा ध्यान कहां पर जाए, एक प्रकार के पेड़ पौधों को ज्यादा बचाएं या फिर अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधों को, बिल्कुल अलग अलग, क्योंकि जितने प्रकार के पादप होंगे, जितने प्रकार के जीव होंगे, उनसे हमें उतना ही फायदा होगा। एक प्रकार के पेड़ पौधों से हमें एक ही प्रकार की चीज मिल रही है और अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधों से अलग अलग प्रकार की चीज। तो अलग अलग का मतलब है जैव विविधता, किसी विशेष क्षेत्र पर पाई जाने वाली जातियों में विविधता, जीव जंतुओं में विविधता, पेड़ पौधों में विविधता क्या कहलाती है, जैव विविधता। तो हमारा नैतिक उद्देश्य है, हमारा पहला टारगेट यही है कि उन वनों की ज्यादा सुरक्षा होनी चाहिए जहां पर जैव विविधता ज्यादा हो, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, प्राथमिकता। ठीक है, और जो एक रूपता वाले पादप है, जहां पर सेम टाइप के प्लांट है या सेम टाइप के जीव है, उनको हम सेकेंडरी प्रायोरिटी दें, पहले जैव विविधता वालों को बचाए, उसके बाद में एक विविधता वालों के। ठीक है, कितने पॉइंट हो गए, 3। पॉइंट नंबर 4, रोगग्रस्त पादपों का समय समय पर निरीक्षण किया जाए। देखो, रोगग्रस्त पादप का मतलब है जो वन संरक्षण एरिया है, जो वन संरक्षण के अधिनियम में आता है, वहां पर गवर्नमेंट की तरफ से काफी गवर्नमेंट ऑफिसर है जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर है, तो उनको इस चीज के लिए स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। उनको स्पेशली मीटिंग दी जाती है इस चीज के लिए कि आपको निरीक्षण करना होगा, आपको जंगल में घूम घूम कर चेक करना पड़ना होगा कि कहीं किसी प्रकार के पौधे में कोई बीमारी तो नहीं फैल चुकी है। मान लो जंगल के अंदर कोई प्लांट है, उसमें कोई विशेष प्रकार का कीट पतंगा आके लग गया और वो उस पादप में क्या फैला रहा है, बीमारी, तो उस पादप से बीमारी जाएगी दूसरे पादप में, दूसरे से जाएगी तीसरे में, ऐसे देखते ही देखते जंगल के पेड़ों के अंदर वो सारी बीमारी फैल जाएगी। तो समय समय पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स है,
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो भी वर्कर्स है वो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखते हैं कि किसी प्रकार से कहीं ना कहीं किसी भी पौधे में कोई विशेष प्रकार के जीवाणु, विषाणु, कीट पतंगा का आगमन तो नहीं हो गया। अगर किसी पादप के अंदर कोई नई बीमारी पाई जाती है, कीट पतंगे की बीमारी है, जीवाणु की बीमारी है, विषाणु की बीमारी है, तो उस पादप के ऊपर दवाइयों का क्या किया जाता है, छिड़काव किया जाता है। कीट वाली बीमारी तो कीटनाशी का, बैक्टीरिया नाशी, वायरस नाशी, ऐसे कई प्रकार की बीमारियों का क्या किया जाता है, छिड़काव किया जाता है, ताकि वो बीमारी वहीं पर रुक जाए, आगे नहीं फैले। तो इस पॉइंट पर भी विशेष जोर दिया जाता है। नेक्स्ट, लोगों में वनों के प्रति जन चेतना जागृत करनी चाहिए। ठीक है, जो भी समझदार लोग हैं, जो भी प्रकृति प्रेमी है, प्रकृति वादक है, जो इस चीज को समझते हैं, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, उनको लोगों को एक्टिव करना चाहिए, लोगों में जन जागृत या जन चेतना फैलानी चाहिए। और जन चेतना से मतलब ये है कि लोगों के अंदर इस चीज को बढ़ावा देना चाहिए कि वनों से क्या क्या फायदा है, लोगों को इन चीजों को समझाना चाहिए, ऐसे ऐसे उद्देश्य उनके दिमाग में स्थापित करना चाहिए कि वनों से क्या फायदा है। ठीक है, वनों से हमें क्या मिलता है, वनों ने पृथ्वी को बना रखा है, वनों की वजह से ही हम टिक पाए हैं, वनों की वजह से हमें गैसें मिलते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बना हुआ है। ठीक है, और वनों के कारण ही बारिश होती है, पानी बढ़ता है, ये सब चीजें वनों के कारण है। ऐसी चीजें पहुंचाएंगे एजुकेटेड लोग अनएजुकेटेड लोगों के अंदर, यानी कि पढ़े लिखे से मतलब ये है जो इन चीजों को समझता है, तो उन चीजों को अपने स्तर पर भी, ठीक है, या फिर निजी स्तर पर भी इस बात को ले सकते हैं, या सरकारी स्तर पर भी एक गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे मीटिंग बनाकर लोगों के अंदर इस चीज को फैलानी चाहिए। यानी कि लोगों के अंदर जन चेतना जागृत करनी चाहिए, किसके लिए, वनों के लिए। नेक्स्ट, सामाजिक वानिकी को बढ़ावा देना। सामाजिक वानिकी हमने पढ़ा था, सामाजिक वानिकी का मुख्य टारगेट होता है पेड़ लगाना, पादप लगाना, साथ साथ अगर बहुत ज्यादा वन लगेंगे तो उससे आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। वनों से बहुत सारी चीजें मिलती है जिससे हमारा जीवन यापन होता है, हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। तो जितनी ज्यादा सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा, उतना ही ज्यादा वनों का क्या होगा, संरक्षण होगा। ठीक है, वनों से प्राप्त होने वाले ईंधनों के स्थान पर देखो, वनों से हमें जितने भी ईंधन मिलते हैं ना, लकड़ी मिलती है, कोयला मिलता है, या और कोई ईंधन का साधन हो, तो हम क्या करते हैं, ईंधन की पूर्ति के लिए वनों की कटाई करते हैं। जैसे हमें लकड़ियां चाहिए, हमें और कोई चीज चाहिए वनों से, तो हम वनों का क्या करेंगे, ह्रास करेंगे, हरण करेंगे, उनको लेने की कोशिश करेंगे। किस चीज के लिए, सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट के लिए, और वो पॉइंट कौन सा है, ईंधन। वो पॉइंट कौन सा है, तो ईंधन के लिए वनों की क्या की जाती है, कटाई की जाती है। तो क्यों ना हम इस ईंधन की पूर्ति कहीं और से करें, समझ में आ रही बात, क्यों ना हम इस ईंधन की पूर्ति कहीं और से करें। और इस ईंधन की पूर्ति मतलब वनों से मिलने वाले ईंधन के स्थान पर हम कुछ ऐसे ऑप्शनल फ्यूल चुने, हम कुछ ऐसे ऑप्शन चुने जहां से वो ईंधन हमें कहीं दूसरी जगह से मिल जाए, हमें जंगलों में से लकड़ियों को काटने की आवश्यकता ना पड़े, या जंगल में से पेड़ों की काटने की आवश्यकता ना हो, वो ही ईंधन हमें किसी नए तरीके से मिल जाए या किसी दूसरे तरीके से। जैसे मान लो आपको लकड़ी चाहिए, लकड़ी क्यों चाहिए, आग जलाने के लिए, तो क्यों ना आग की व्यवस्था हम कहीं और से कर लें, एलपीजी सिलेंडर से कर लें, या सोलर सिस्टम से कर लें। तो ऐसे वनों से प्राप्त होने वाले ईंधनों के स्थान पर हम कोई वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों का उपयोग करें। मतलब कहने का मतलब है, जो चीजें, जिस चीज के लिए आपने वनों को काटा है ईंधन के लिए, वही ईंधन हमें वनों से ना लेकर कहीं दूसरी जगह से लेना है। ठीक है, वन संरक्षण के नियमों की कड़ी पालना करनी चाहिए। जितने भी वनों के लिए नियम बने ना, कि वनों को नहीं काटा जाना चाहिए, पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, ठीक है, वनों में किसी भी प्रकार की अग्नि नहीं फैलाना चाहिए, या आपको इस चीज पर विशेष ध्यान रखना होगा कि कहीं पर भी आग जैसा ज्वलनशील उपकरण ना फेंके। ठीक है, जैव विविधता वाले पादपों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। ये जितने भी पॉइंट है ना, जितने भी वनों के लिए नियम बनाए, उनकी कड़ी से कड़ी क्या करनी चाहिए, पालना करनी चाहिए, ना कि उन नियमों की अवहेलना करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। हमें खुद को, और ये कोई बंदिश में आकर नहीं, ये कोई दबाव में आकर नहीं, प्रेशराइज होकर नहीं, हमें सेल्फ डिपेंड इस चीज को सोचना है, सेल्फ बैठकर इस चीज को ऑब्जर्वेशन करना होगा कि अगर वनों का नुकसान है तो इससे लोगों का नुकसान नहीं है, उससे हमारा भी नुकसान है, क्योंकि हम भी उसी जन समुदाय की टीम के अंदर आते हैं, उसी जन समुदाय की कड़ी के हम भी एक इकलौते हकदार हैं। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना होगा। वनों के नियमों की पालना, ठीक है। झूम खेती पर रोक, ये मैंने आपको बताया था कि इंडिया के जो भी एरिया है, असम है, नागालैंड है, कोहिमा है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, जंगलों को काटकर जंगलों की राख से मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ाई जाती है और उस जगह पर क्या की जाती है, खेती होगी मात्र 3 या 4,
फिर वहां से वो दूसरी जगह जाएंगे, वहां पर जंगलों को जलाएंगे, वहां पर राख स्थापित करेंगे। तो देखते ही देखते झूम खेती के कारण पूरा वनीय एरिया क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। तो क्यों ना ऐसे मेथड पर ही, ऐसे एग्रीकल्चर पर ही क्या लगा दी जाए, रोक लगा दी जाए। बिल्कुल कंप्लीटली झूम फार्मिंग है, जो झूम कृषि है उसको क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। और फाइनली लास्ट पॉइंट है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं पर रोक लगानी चाहिए। बहुउद्देशीय परियोजनाओं पर, बहुउद्देशीय परियोजना से मतलब है मान लो कोई वनीय क्षेत्र है, कोई वन का क्षेत्र है, कोई जंगल का विस्तार है, और वहां से गवर्नमेंट ने कोई स्कीम सोच ली कि यहाँ से हमें ये नदी गुजारनी है, इस नदी को मोड़कर इधर से लेके जाना है, यहाँ बांध बनाना है, इसमें से बड़ी सड़क निकालनी है, ठीक है, यहाँ से पुलिया बनानी है। तो इन चीज़ों से अगर मान लो वहाँ से सड़क निकलेगी, वहाँ पर बांध बनाया जाएगा, ये कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री डाली जाएगी, तो कितने वनों का विनाश होगा, कितनी बड़ी मात्रा में पेड़ काटे जाएंगे, हम सोच भी नहीं सकते। कितने ज़्यादा जंगली जीवों का प्राकृतिक आवास उजड़ जाएगा। तो ये जो वृहद योजना है ना, ये जो बड़ी योजना है, ये जो बड़ा करने की सोच रही है सरकार, इस चीज पर भी क्या होनी चाहिए, पाबंदी लगनी चाहिए। तो ऐसे कुल मिलाकर वन संरक्षण के कितने पॉइंट पढ़े हमने, 10 पॉइंट। तो आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा और लगभग याद भी हो गया होगा। लेकिन एक चीज का विशेष ध्यान रखना, ये थोड़ा सा देखो यहाँ पर मिस्टेक ये है कि जो पॉइंट नंबर 8 है ना, वनों के नियमों की पालना करनी चाहिए, ये आपको 10वें नंबर पर डालना है, ऐसे सीक्वेंस के साथ। ऐसे स्टार्टिंग में नहीं, पहला ही पॉइंट आपने लिख दिया वनों के नियमों की पालना करनी चाहिए, तो नियम तुमने पढ़े ही नहीं, पूरे नियम फॉलो करोगे ना तब ये सबसे लास्ट वाला पॉइंट होगा। ऐसे सीक्वेंस के साथ, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे। इसको मैंने पहले जल्दी लिख दिया, वनों के नियमों की पालना, ये सबसे लास्ट में आपको लिखना है, ठीक है। तो ये वन संरक्षण वाला टॉपिक तो क्या हो गया, कंप्लीट। वन संरक्षण का अर्थ, वन संरक्षण का उद्देश्य और वन संरक्षण के उपाय, ये तीनों पॉइंट मैंने करवा दिए हैं। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट पॉइंट है वन्य जीव संरक्षण। वन्य जीव संरक्षण, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वन्य जीव संरक्षण। वन्य जीव संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, वन्य जीव संरक्षण का, या वन्य जीव संरक्षण का उपाय कैसे करें, या वन्य जीवों का संरक्षण कैसे करें। देखो हेडिंग क्या डाली है, हेडिंग डाली है वन्य जीव संरक्षण। इससे पहले की हेडिंग थी वन संरक्षण, यानी कि वो तो पेड़ पौधों का संरक्षण था, जंगल के अंदर पेड़ पौधे भी हैं, ठीक है। मैं एक पूरे वन समुदाय की बात करूं, एक पूरे वन के पारिस्थितिक तंत्र की बात करूं, तो उसमें तो पादप भी आते हैं, पेड़ पौधे, और दूसरा घटक कौन सा उसका, दूसरा है जंगली जानवर या जंगल में पाए जाने वाले वन्य जीव, वनों में पाए जाने वाले जीव। तो पेड़ पौधों का संरक्षण कैसे किया जाए, वनों का संरक्षण कैसे हो, वो तो हमने पढ़ लिया। उन्हीं वन में पाए जाने वाले वन्य जीवों का संरक्षण कैसे किया जाए, देखो वो भी विलुप्ति की कगार पर है, नुकसान तो उन्हें भी होता है। मानव क्या करता है, मानव अपने स्वार्थ के लिए पेड़ ही नहीं काट रहा, उन वन्य जीवों को भी क्या पहुंचा रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। तो क्या उन वन्य जीवों को कैसे बचाया जाए, उन वन्य जीवों का संरक्षण कैसे किया जाए, वही सारी थ्योरी पढ़ने वाले हैं हम इस टॉपिक के अंदर। तो देखो ध्यान देना चाहिए, वन्य जीवों का संरक्षण कैसे किया जाएगा, वही पॉइंट पढ़ने में। सबसे पहले वन्य जीवों के संरक्षण का अर्थ, दूसरा उद्देश्य, और तीसरा है वन्य जीवों के संरक्षण का उपाय। वन्य जीवों के संरक्षण का उपाय। तो पहला पॉइंट है वन्य जीव संरक्षण का अर्थ। वन्य जीवों के संरक्षण से मतलब ये है कि वन्य पारिस्थितिकी के अंदर पाया जाने वाला जो घटक है, जो पूरा वन्य पारिस्थितिकी तंत्र है, उसके अंदर पेड़ पौधे भी आते हैं और उनमें पाए जाने वाले वन्य जीव।
तो वन्य जीवों को बचाने का जो दायित्व है, वन्य जीवों को बचाने के लिए हम जो भी उपाय कर रहे हैं, वन्य जीवों को बचाने के लिए जो संरक्षण कर रहे हैं, उसे बोलते हैं वन्य जीव संरक्षण। और उस अर्थ, जो यहाँ पर अर्थ लिखा है ना मैंने, वन्य जीव संरक्षण का अर्थ क्या है? तो वन में पाए जाने वाले जीवों को बचाना, वन में पाए जाने वाले जीवों को बचाना ही वन्य जीव संरक्षण कहलाता है। वन्य जीवों को बचाना, वन्य जीवों को बचाना ही वन्य जीव संरक्षण कहलाता है। अब उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि चलो पेड़ पौधों को तो बचा लिया हमने, क्योंकि पेड़ पौधों को बचाने के लिए हमारा बहुत प्रकार का उद्देश्य है। पेड़ पौधों को बचाने के लिए हमारा बहुत प्रकार का स्वार्थ है उनके पीछे, क्योंकि हमें पेड़ पौधों से बहुत सारी चीज मिलती है, इसलिए हमने वनों का तो क्या कर लिया? संरक्षण कर लिया। अब यहाँ पर वन्य जीवों का संरक्षण क्यों किया जाए? वन्य जीवों का संरक्षण क्यों करे? उनके पीछे हमारा क्या क्या टारगेट है? वन्य जीवों को क्यों बचाया जाए? तो देखो, वन्य जीवों के संरक्षण के पीछे एक ही टारगेट है कि वन्य जीवों को क्यों बचाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार हमें वन में पाए जाने वाले पेड़ पौधों से बहुत सारी चीजें मिलती है, उसी प्रकार हमें वन में पाए जाने वाले जीव जंतुओं से भी बहुत सारी चीजें मिलती है। वन्य जीवों से देखो, अगर मैं बात करूं ना, तो वन्य जीव भी एक प्रकार का वन पारिस्थितिकी का घटक है। तो वो भी तो क्या कर रहे हैं? उस पूरी वन की पारिस्थितिकी को बना के रखते हैं। वन्य जीवों से हमें बहुत सारी चीजें मिलती है। जैसे मैं बात करूं, वन्य जीवों के तौर पर बात करें तो उनके नाखून काम में आते हैं, उनकी त्वचा काम में आती है, उनके बाल काम में आते हैं, या और भी कई तरीके से वन्य जीवों का हम लाभ उठा सकते हैं, या कई प्रकार से वन्य जीवों से हमें कई प्रकार के फायदे हो सकते हैं। तो वन्य जीवों का टारगेट यही है कि वनों से भी हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं, मतलब वन्य जीवों से भी बहुत सारी चीजें मिलती है। वो क्या क्या मिलते हैं? देखो, अगर मैं बात करूं वन्य जीवों के सींग, तो वन्य जीवों के जो सींग है ना, वो सींग काम में आते हैं। किस काम में आते हैं? कई प्रकार की औषधियां बनाने में, या वन्य जीवों के बाल, वन्य जीवों के बाल काम आते हैं रेशे बनाने में, और रेशे से कपड़े बनते हैं, कई प्रकार की चीजें बनती है। वन्य जीवों की त्वचा, वन्य जीवों की त्वचा चमड़े के तौर पर काम आती है, और चमड़े से कई प्रकार की बहुमूल्य सामग्रियां बनती है, कई प्रकार की चीजें बनाई जा सकती है चमड़े से। तो वन्य जीवों का संरक्षण भी तो जरूरी है ना, वन्य जीवों को बचाना, तो वन्य जीव संरक्षण। और वन्य जीवों को क्यों बचाया जा रहा है? क्योंकि वन्य जीवों से भी तो हमें कई प्रकार की चीजें मिलती है। उन्होंने भी तो वन्य पारिस्थितिक तंत्र को संभाल रखा है। हमें उनके सींग काम आते हैं, उनके बाल काम आते हैं, उनकी त्वचा काम में आती है, ठीक है। या फिर बात की जाए, वन्य जीव खाने के काम में आते हैं। बड़ी तादाद में लोग क्या करते हैं? वन्य जीवों को खाते हैं, यानी कि एक बड़ी तादाद में मैं बात करूं तो भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या मांसाहारी है, नॉन वेजिटेरियन है। तो वो जो मांस खाती है, वो जो मांस भी तो हमें मिलता है, वो किससे मिलता है? वन्य जीवों से मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट, वन्य जीवों को या वन्य जीवों को बचाने के उपाय या वन संरक्षण का उपाय क्या है? ध्यान देना, उपाय मैं अलग से बताऊं। वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण के उपाय। पहला उपाय है प्राकृतिक एक मिनट, हमें उपाय से पहले देखो, उपाय हम इसी चीज में पढ़ लेंगे। वन्य जीवों को होने वाला नुकसान, या वन्य जीवों को होने वाला नुकसान। देखो, वन्य जीवों का संरक्षण क्यों किया जा रहा है? अब थोड़ा सा सोचना, इस पॉइंट को घुमाया मैंने। उपाय हम बाद में पढ़ेंगे, अर्थ हमने पढ़ लिया, उद्देश्य हमने पढ़ लिया। अब तीसरी बात यही आती है कि सर वन्य जीवों का संरक्षण क्यों किया जाए? वन्य जीवों को कौन नुकसान पहुंचाता है, या वन्य जीवों को किन से खतरा है, वन्य जीवों को कैसे खतरा है, वो चीज हमें यहाँ पर पढ़नी है। कैसे उन वन्य जीवों को होने वाला नुकसान? तो सबसे पहले है उनका प्राकृतिक आवास का उजड़ना। पहले पॉइंट लिख देता हूं, फिर वन बाय वन समझाता हूं। प्राकृतिक आवास का उजड़ना। सेकंड पॉइंट यह है वन्य जीवों का अवैध शिकार, वन्य जीवों का अवैध शिकार। नंबर 3, पर्यावरण
प्रदूषण। और नंबर 4 प्राकृतिक आवास का उजड़ना, वन्य जीवों का अवैध शिकार, पर्यावरण प्रदूषण और मानव एवं वन्य जीवों में संघर्ष। अब देखो पहला पॉइंट ध्यान देना, पहला पॉइंट है प्राकृतिक। पहला पॉइंट क्या है? प्राकृतिक आवास का उजड़ना। और ये पॉइंट क्या है? वन्य जीवों को होने वाला नुकसान, कि वन्य जीवों को किन से खतरा है, कौन वन्य जीवों को नुकसान पहुंचा सकता है, कैसे कैसे वन्य जीव अपने आप को खतरे में महसूस करते हैं और अपने आप को डरे हुए महसूस करते हैं। तो पहला पॉइंट यही है, प्राकृतिक आवासों का उजड़ना। तो वन्य जीवों को नुकसान है, प्राकृतिक आवास का उजड़ना। अब प्राकृतिक, उनका जो प्राकृतिक आवास है, सोचो वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास तो वन ही है, वो जंगली है जिसके अंदर वो रह रहे हैं। अगर उस जंगल को उजाड़ दिया जाएगा, उस वन को उजाड़ दिया जाएगा, तो उनको तो खतरा हो गया ना बेचारे को। वो कहाँ पर जाएंगे? उनके रहने की जगह को मानव ने उजाड़ दिया, तो वो तो बेचारे इधर उधर भागेंगे, शहरों में जाएंगे, घरों तक पहुंचेंगे लोगों के, तो उससे नुकसान होगा। तो वन्य जीव, पहली बात है कि प्राकृतिक आवास कैसे उजड़ रहे हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि मानव अपने स्वार्थ के लिए, अपनी गतिविधियों को पूरा करने के लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास को उजाड़ता है। उसको घर बनाना है तो फर्नीचर के लिए लकड़ियां चाहिए, जंगल से आएगी। उसको फैक्ट्री डालनी है तो फैक्ट्री के लिए जगह चाहिए, वनों को काट कर वहां पर फैक्ट्री डालेगा। उसको खेती करनी है, खेती करने के लिए जगह चाहिए तो जंगलों को काट कर वहां पर खेती करेगा। तो इससे वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास क्या हो जाता है? उजड़ जाता है। तो पहला पॉइंट यही है, मानव की स्वार्थपूर्ण होने वाली गतिविधियां। सेकंड पॉइंट है प्राकृतिक आपदा। कई प्रकार की प्राकृतिक आपदा होती है, वनों का विनाश कर जाती है। जैसे जंगल में बाढ़ आ गई, जंगल में आग लग गई, भूकंप आ गया, ठीक है, चक्रवात आ गया। तो ये जितनी भी प्राकृतिक घटना है ना, जितने भी नेचुरल डिजास्टर है, नेचुरल फिनोमिना है, ये क्या करते हैं? वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास को उजाड़ देते हैं। तीसरी बात, अगर जंगल में बहुत ज्यादा प्रदूषण फैला हुआ, कोई प्रकार की बीमारी लग गई जंगल के अंदर, पूरा जंगल ही उस बीमारी से क्या हो गया? नष्ट हो गया। तो ये प्राकृतिक आवास को उजड़ने का एक कारण है, जिसमें मानव भी एक तथ्यपूर्ण, ऐसे मान सकते कड़ी है। मानव की वजह से भी ऐसा हो रहा है, पर्यावरण की वजह से भी ऐसा हो रहा है, या कई प्रकार के जीवाणु, विषाणु या कीट पतंगों की वजह से भी ऐसा हो रहा है। दूसरा, वन्य जीवों का अवैध शिकार। तो वन्य जीवों का विलुप्त होने का एक ये भी कारण है कि मानव अपने स्वार्थ के लिए, अपने शौक के लिए, अपना खाना खाने के लिए, पेट भरने के लिए वन्य जीवों का क्या करता है? शिकार करता है। तो धीरे 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 शिकार करता गया, जिससे वन्य जीवों की संख्या में क्या आती गई? कमी आती गई। सिर्फ अपने शौक के लिए शिकार के रूप में भी वन्य जीवों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है, तो उनकी संख्या में भारी गिरावट आई है। नेक्स्ट, पर्यावरण प्रदूषण। हालांकि ये पॉइंट इससे जुड़ चुका था, फिर भी कई प्रकार का पर्यावरण प्रदूषण होता है। आज मानव ने इतना ज्यादा प्रदूषण फैला दिया है, आज वातावरण में इतना ज्यादा प्रदूषण हो चुका है, आज पर्यावरण इतना गंदा हो चुका है कि वो जो गंदगी है वो जंगलों तक भी फैल गई। हवा अशुद्ध हो गई, पानी अशुद्ध हो गया, वातावरण अशुद्ध हो गया। तो उनका असर पड़ा है जंगली जीवों पर, वन्य जीवों पर। वन्य जीव उस प्रदूषण सहित माहौल में नहीं रह पाए, तो प्रदूषण वाले माहौल से वो क्या हो गए? मरते गए, और उनकी संख्या में क्या आ गई? कमी आ गई। तो पर्यावरण प्रदूषण भी वन्य जीवों का होने वाला एक नुकसान है, एक खतरा है। नेक्स्ट, मानव एवं वन्य जीवों में संघर्ष। मानव और वन्य जीव में इतना स्ट्रगल है, तो वन्य जीव मानव से बचने के लिए स्ट्रगल करने के तौर पर इनकी संख्या में कमी आएगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि मानव की वजह से वन्य जीव ने अपने आप को बचाने की कोशिश की है, ठीक है। इतना संघर्ष हुआ है दोनों के बीच में, इतना स्ट्रगल हुआ है, इतना शिकार किया है मानव ने उनका, तो वन्य जीव उनसे बचने के लिए या अपने प्राण बचाने के लिए उन्होंने वो जगह ही छोड़ दी। इतना संघर्ष फैल गया, उन्होंने वो जगह छोड़ दी, वो बेचारे बेघर हो गए, जिससे उनके प्राकृतिक आवास क्या हो गया? नष्ट हो गया। तो ये था वन्य जीवों का होने वाला नुकसान। और अगर मैं ये कहूँ कि वन्य जीवों का संरक्षण कैसे किया जाए, तो वन्य जीवों का संरक्षण यही है कि उनके प्राकृतिक आवासों को उजड़ने से बचाया जा सके, ठीक है। मानव अपनी गतिविधियों को रोके। अगर कोई प्राकृतिक आपदा होती है तो उस प्राकृतिक आपदा को भी जंगल तक पहुंचने से बचाया जाए। मानव इस तरीके को सोचे, इस चीज को सोच कर चले कि हमें वन्य जीवों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। साथ साथ इस चीज पर भी ध्यान दे कि कैसे प्राकृतिक आपदाओं से वन्य जीवों को बचाया जा सकता है। नेक्स्ट, वन्य जीवों का अवैध शिकार, मतलब शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लग जाना चाहिए। किसी भी तरीके से वन्य जीवों का शिकार नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसा पाया गया, ऐसा किया गया, तो उस दोषी के लिए विशेष रूप से सजा का प्रावधान या कानून बनाया जाना चाहिए। पर्यावरण प्रदूषण।
पर्यावरण प्रदूषण किन कारणों से हो रहा है, वो कौन से तथ्य हैं, वो कौन से कारण है जिससे पर्यावरण प्रदूषण को क्या मिला है, बढ़ावा, तो उनको रोका जाना चाहिए। और फिर भी नहीं रोका जा रहा, तो इस चीज के लिए भी उन दोषियों के लिए कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए। मानव एवं वन्य जीवों में संघर्ष, जब मानव वन्य जीवों का भला चाहेगा, जब मानव वन्य जीवों का फायदा चाहेगा, वन्य जीवों को चाहने लगेगा या वन्य जीवों को एक प्राकृतिक धरोहर समझेगा, तो इस वाले पॉइंट का तो कोई मतलब नहीं है, स्ट्रगल तो खत्म ही हो गया। जब वो उनकी जिंदगी में हस्तक्षेप ही नहीं करेगा तो वन्य जीव क्या रहेंगे, खुशहाल रहेंगे, जिससे वन्य जीवों का संरक्षण भी हो जाएगा, वन्य जीव भी बचे रहेंगे, वन भी बचे रहेंगे और पूरा पारिस्थितिक तंत्र का माहौल कैसा हो जाएगा, सुदृढ़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक टॉपिक भी हमने आज की क्लास में क्या कर लिया, क्लियर कर लिया, और वो टॉपिक था वन्य जीव संरक्षण। अब इस टॉपिक इसमें हमें करना क्या है, देखो एक तो हमें IUCN द्वारा संचालित विश्वव्यापी चेतना और पूरे विश्व ने मिलकर इन जातियों के लिए, वनों के संरक्षण के लिए, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए क्या सोचा है, एक तो वो वाला टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, और एक जल संग्रहण, वर्षा के जल को कैसे संग्रहित किया जाता है। ठीक है, और एक प्रकृति को बचाने के लिए जन आंदोलन, लोगों ने प्रकृति को बचाने के लिए कौन कौन से आंदोलन किए, ये 3 टॉपिक बच रहे हैं, 2 क्लास के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।